निष्ठा जैन, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ सुपरग्रेड्स। और हम आज देखने वाले हैं कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो थोड़े डिफिकल्ट थे, जो मॉडरेट लेवल के एक्चुअली नहीं थे। तो भाई हम सबने देखा है इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर कैसा आया था, काफी अनएक्सपेक्टेड था। आपने देखा होगा अभियान सर ने पूरे जो उसके सोल्यूशंस हैं, जो आंसर की है, वो आपके साथ डिस्कस की है। तो उन्हीं क्वेश्चंस में से आज हम देखेंगे अराउंड 7 से 8 क्वेश्चंस ऐसे थे जो एक्चुअली काफी सारे लोगों को डिफिकल्ट लग सकते हैं। तो देख लेते हैं भाई कौन से क्वेश्चंस उसमें से ऐसे थे। तो सबसे पहले तो आप देखिए, ये था हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो मुझे नहीं लगता कि चारों ही पैसेजेस में से कोई भी डिफिकल्ट पैसेज था। हाँ, ये जरूर है कि आपका एग्जाम लेंदी हो गया था काफी, क्योंकि इस बार 4 पैसेजेस आए थे। तो देयर वर 24 क्वेश्चंस फ्रॉम योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। बट एनीवे, चलिए हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस एक्चुअली ऐसे थे जो थोड़े से डिफिकल्ट साबित हुए। तो काफी बच्चों को हो सकता है ये जो कॉफी वाला एक पैसेज आया था उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा। ठीक है, एक ये जो फ्री विल वाला है ये तो काफी सिंपल सा पैसेज था। और भाई इसके बाद अगर देखें तो ये आ गया हमारा कोकोआ, कॉफी वाला जो पैसेज था वो, राइट? नहीं, ये एक्चुअली कोका वाला जो है, चॉकलेट, हॉट चॉकलेट, कौन सी चीज ब्यूरोक्रेसी बन गई थी और वो सारी चीजें थी इस पैसेज में। इसके बाद जो हमारा फोर्थ पैसेज था वो था कॉफी से रिलेटेड, अरेबिका और सारे अलग अलग नाम दिए हुए थे उसमें कॉफी की स्पीशीज के, राइट? अब इसमें कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े से कंफ्यूजिंग थे। आपको जैसे मैंने हमेशा बताया है, जब भी आप कंफ्यूज हैं, जब भी आप क्लियर नहीं है कि यही आंसर होना चाहिए कि ये आंसर होना चाहिए, उस केस में प्लीज स्किप द क्वेश्चन। तो आई होप अगर आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन हुआ होगा तो आप लोगों ने भाई क्वेश्चन को स्किप कर दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पैसेजेस से। और आप देख लें यहाँ पे सुपरग्रेड्स का सीयूटी का जो सोशल मीडिया नेटवर्क है, जो उसमें क्या क्या है, इंस्टाग्राम है, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसे प्लीज फॉलो कर लें। टेलीग्राम चैनल है, उसे फटाफट से ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। तो हमारा यूट्यूब चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सारे सेशंस हमारे देखते रहते हैं। और है हमारी कम्युनिटी जो कि एक्चुअली सभी को एनेबल करती है कि सब एक साथ वहां पर आकर पढ़ सके और सीख सके। चलिए तो आगे आते हैं। यहाँ पे आपने एक चीज गौर की कि यहाँ पे मैच द कॉलम फॉर्मेट में काफी सारे क्वेश्चंस आए थे। और हमने जैसे प्रैक्टिस की थी, हमारे गेस्ट पेपर्स में प्रैक्टिस की थी, मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस की थी, हमने एम्पल अमाउंट ऑफ मैच द कॉलम्स वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था, राइट? और मैंने आपको उसका तरीका भी बताया था कि अगर आपको मैच द कॉलम्स वाले क्वेश्चन में एक या दो चीजें भी आती हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आप वो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। और इसमें जितने क्वेश्चंस आए हैं सभी में ये रूल अप्लाई हो रहा था। जब मैंने इसे सॉल्व करके देखा तो आई वाज 100% श्योर कि जो मैंने आपको सिखाया था, अगर वो आपने अप्लाई किया होगा तो डेफिनेटली आपके आंसर्स सही आए होंगे। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें जैसा आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चंस मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए थोड़े से डिफिकल्ट थे वो कौन से थे वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आप देख सकते हो, द मूवी स्टार्स बायोग्राफी इज अ ग्लॉसी सिकोफेंटिक पोर्ट्रेयल। अब भाई सिकोफेंटिक होता क्या है, सबसे मेन बात क्या होता है सिकोफेंसी? सिकोफेंसी का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा चापलूसी करना, किसी की बूट लिकिंग करना, राइट? तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो ये लिखा हुआ है यहाँ पर डिफिकल्ट, राइट? तो एक तो ये क्वेश्चन है जिसका आंसर वैसे फ्लैटरिंग आना चाहिए था। तो अगर आपने फ्लैटरिंग मार्क किया है तो बिल्कुल ही सही मार्क किया है। अब सिकोफेंट के बहुत सारे हमने एक्चुअली सिनोनिम्स देखे थे, अगर आपको याद हो, जब मैंने आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स की अलग से क्लास थी, वो कैप के जो सेशंस थे वो लिए थे। तो सिकोफेंट से रिलेटेड काफी सारे वर्ड्स होते हैं, बूट लिकिंग होता है, और भी हमने बहुत सारे वर्ड्स देखे थे। तो अगर आपको उसका मीनिंग पता था तो डेफिनेटली आप उसका आंसर निकाल सकते थे। दूसरी चीज यहाँ पे अगर आप देखो, मूवी स्टार्स बायोग्राफी इज अ ग्लॉसी डैश पोर्ट्रेयल। अब यहाँ पे अगर आप एलिमिनेशन भी लगाने की कोशिश करें तो एलिमिनेशन से भी हमारा आंसर फ्लैटरिंग ही आता है, ठीक है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन था यहाँ पे वो था ये, द मिनिस्टर अनलेश्ड अ कॉम्प्लीमेंट अगेंस्ट द न्यूज़पेपर फॉर इट्स बायस्ड एडिटोरियल ऑन इलिटरेसी अमंग वुमेन इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब यहाँ पे हमको क्या पूछा था? चूज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम हमको पूछा था कि भाई कौन सा करेक्ट एंटोनिम है यहाँ पे। अब आपको ये तो ऑलरेडी पता है, हमने कंफ्यूजिंग वर्ड्स में देखा था, राइट? कॉम्प्लीमेंट, अगर आपको याद हो तो कॉम्प्लीमेंट EMENT और IMENT मैंने आपको बताया था। तो EMENT मतलब कि वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। शायद मैंने एग्जांपल भी दिया होगा कि यू बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, मतलब यू बोथ कंप्लीट ईच अदर, दोनों एक साथ अच्छे लगते हो। आई जब आ जाता है मतलब आप जब किसी को प्रेस करते हो, अप्रिशिएट करते हो,
ठीक है। तो मिनिस्टर ने क्या किया, एक कॉम्प्लीमेंट किया अगेंस्ट द न्यूज़पेपर। हमको इसका एंटोनिम निकालना है। तो एक्चुअली इसका जो आंसर है वो है डिनंसिएशन। तो आई एम श्योर आपने यहाँ पे अगर एलिमिनेशन भी लगाया होगा तो भी आपका आंसर डिनंसिएशन ही निकल के आएगा। एंडोर्समेंट कब होता है, जब हम किसी सपोर्ट की बात करते हैं। जैसे एक्टर्स को आपने देखा है अलग अलग ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो रहे, और स्पेकुलेशन अगेन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। ऑल्दो ये इसका आंसर एलिमिनेशन से निकालना इजी था, बट स्टिल आई वुड एक्चुअली कैटेगराइज दिस क्वेश्चन इनटू डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस सारे ही मोस्टली मैंने वो लिए हैं यहाँ पे जो वोकैब बेस्ड थे, क्योंकि आप बच्चे काफी टाइम से मुझे बोल भी रहे थे कि मैम हमको वोकैब में प्रॉब्लम आती है, वोकैब में प्रॉब्लम आती है, और मैंने आपको उसको सुधारने का, उसको इंप्रूव करने का तरीका भी बताया था। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर रीडाउटेबल। रीडाउटेबल का हमको सिनोनिम पूछा था भाई, तो रीडाउटेबल का सिनोनिम क्या होगा? वो चीज जिसे आप एक बार में ना कर सके, जिसके लिए आपके मन में बार बार शक आ रहा है कि अरे यार ये मैं करूं कि नहीं करूं, समझ नहीं आ रहा, ठीक नहीं लग रहा मुझे करना, वो होता है रीडाउटेबल। तो अगेन उसका आंसर जैसा कि आपको पता है, इसका आंसर है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल इज समथिंग दैट इज वेरी हार्ड टू डिसाइड ऑन, कि भाई आप क्या करें, आपको उस पर शक हो रहा है बार बार, आप सोच नहीं पा रहे, डिसिसिव नहीं हो पा रहे कि भाई मैं क्या करूं इसमें एक्चुअली, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर आ रहा है फॉर्मिडेबल। अगेन ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर सलन। ये वर्ड भी हमने देखा था गेस्ट पेपर सॉल्व करते वक्त, अगर आपको याद हो। सलन मैंने आपको बताया था काफी बोरिंग सा, काफी ऐसा सीरियस रहने वाला, डल सा, अजीब सा जो होता है, जो बिल्कुल हंसी खुशी पसंद ही नहीं है, जिसकी लाइफ में कोई हंसी खुशी है ही नहीं, वो होता है सलन, ठीक है। तो इसका हमको एंटोनिम पूछा है, तो एंटोनिम उसका उल्टा क्या होगा? जीनियल, राइट। क्यों है भाई जीनियल यहाँ पे? जीनियल इसीलिए है यहाँ पे क्योंकि जीनियल मतलब होता है फ्रेंडली होना, ठीक है, काफी सोशिएबल होना, काफी हैप्पी चेयरफुल टाइप का होना, कि सबके साथ आप बहुत अच्छे से बात करो। तो वो उसका उल्टा हो रहा है, क्योंकि हमको एंटोनिम पूछा है इसीलिए इसका आंसर आ रहा है जीनियल यहाँ पे, ठीक है। फिर आते हैं आगे भाई सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो आई एम वेरी श्योर आपने बहुत आसानी से कर लिए होंगे, क्योंकि काफी इजी थे और हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की थी अगेन सेंटेंस रीअरेंजमेंट की, राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और कौन सा वाला है भाई जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस के अंडर आ रहा है? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। हाँ भाई, तो ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वैसे देखा जाए तो काफी इजी था, बट काफी बच्चों का हमारे पास ये आया है कमेंट, और क्योंकि बोलेंगे कंसर्न आया है कि मैम हमको ये वाले क्वेश्चन में बहुत मुश्किल हुआ समझना। तो क्यों मुश्किल हुआ, देख लेते हैं कि क्या किया जा सकता था जिससे बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाते। तो भाई इस क्वेश्चन में हमको पूछा है, शी वॉज एबल टू गिव अ डैश एक्सप्लेनेशन इन द कोर्ट फॉर हर प्रेजेंस नियर द crime scene. The Rockland Hospital dash with aims to conduct a free cancer screening camp. अब आप यहाँ पे देखो रॉकलैंड हॉस्पिटल की बात हो रही है और उसका एम से कुछ रिलेशन बताया है कि भाई दोनों ने मिलके क्या किया, एक फ्री कैंसर स्क्रीनिंग कैंप लगाया है। तो दोनों ने मिलके कोलैबोरेट किया, ठीक है, कोरोबोरेट किया, ऐसा कोई वर्ड है क्या यहाँ पे? तो भाई उन्होंने मिलके कोलैबोरेट किया। तो क्या हमारा आंसर बी का 1 आ रहा है यहाँ पे? यस। सी ऑप्शन में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर बी का आंसर है 1, ठीक है। चलो ये हो गया। अब बी का 1 कितने कितने ऑप्शंस में है? वैसे अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन सी। तो इस तरह से ही आपको हमेशा क्या करना है, मैच द कॉलम्स के आंसर्स निकालने हैं। मैंने आपको काफी बार पहले भी समझाया है बच्चों। चलो एनीवे और देख लेते हैं। Though she has shown only 4% improvement in achieving her target, yet her efforts are. Although उसने इंप्रूवमेंट कितना दिखाया है? सिर्फ 4% का दिखाया है, लेकिन फिर भी उसके जो एफर्ट्स हैं वो क्या हैं? वो क्रेडिटेबल हैं। तो सी का 4 है क्या इसमें? यस, सी का 4 है। तो अगर आप देखो भले ही उसने सिर्फ 4% का इंप्रूवमेंट दिखाया, लेकिन 0 से तो आगे बढ़ी ना, तो क्रेडिट तो मिलना चाहिए ना उसको, तो इसीलिए वो क्रेडिटेबल है। क्रेडिबल मतलब क्या? जिसपे बिलीव किया जा सके आसानी से, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया है वैसे वर्ड, क्रेडुलस, क्रेडिबल, इफ यू रिमेंबर मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है। तो उस हिसाब से भाई यहाँ पे द डॉक्टर्स गिव द प्रोग्नोसिस बाय डैश देयर डायग्नोसिस विथ सेवरल टेस्ट। और अब बचा है शी वॉज एबल टू गिव अ क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन। अब सपोज आपको ये वाला समझ में नहीं आया कि कैसे करना है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन सा वर्ड आना चाहिए यहाँ पे, तो आपको इस केस में क्या करना था?
वैसे तो एक ही आंसर देख के हम आंसर निकाल सकते थे एक ही ऑप्शन के आंसर से, लेकिन स्टिल बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे करना था इन क्वेश्चंस को, तो आपको मैं बता दूं शी वाज एबल टू गिव अ डैश एक्सप्लेनेशन। वो किस तरह का एक्सप्लेनेशन दे पाने में काबिल हो पाई, किस लिए, फॉर हर प्रेजेंस नियर द क्राइम सीन, क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन देने में, जिसपे विश्वास किया जा सके, इस तरह का एक्सप्लेनेशन देने में वो केपेबल थी। कहां पर? कोर्ट में। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों को क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा हो, बट अगर आपने जो मैंने मैच द कॉलम्स की अप्रोच बताई हुई थी आपको कि कैसे करना है, अगर आपने वो अप्रोच लगाई होगी तो आई एम वेरी श्योर आपका आंसर बिल्कुल सही आया होगा। ठीक है, और देखते हैं क्या और कोई क्वेश्चन ऐसा है। तो भाई अगर देखा जाए तो ये इडियम्स एंड फ्रेजेस का भी एक क्वेश्चन था जो हो सकता है किसी किसी को डिफिकल्ट लगा हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन मैं आपको बता दूं, जैसे बी फुल ऑफ बीन्स बहुत ही कॉमन इडियम है। Want to curl up and die, ये तो बहुत ही आसान है। मतलब इसका मतलब क्या है कि भाई आप इतने ज्यादा एम्बैरेस फील कर रहे हो, इतना शर्मिंदा सा महसूस कर रहे हो किसी वजह से, कि आप चाह रहे हो कि बिल्कुल ऐसे कुड़मुड़ होके आप बिल्कुल मरी जाओ शर्म से। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होना चाहिए? बहुत ही सिंपल है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका मीनिंग क्या होगा? Want to curl up and die, तो feel terribly ashamed and embarrassed। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है? मैंने आपको बताया है कभी भी लिटरल मीनिंग नहीं निकालना है इडियम्स एंड फ्रेजेस का, लेकिन आप उसको विजुलाइज करके उसका मीनिंग जरूर निकाल सकते हो। ये तरीका मैंने आपको बताया है, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। हाँ भाई, तो एक क्वेश्चन और है यहाँ पे जो डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस पे आप लोगों को क्लैरिटी रहे। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द प्रेसिडेंट फाइनली हैड टू डैश टू द डिमांड्स ऑफ द पब्लिक फॉर हिज रेजिग्नेशन। अब यहाँ पे काफी लोग बोल रहे हैं कि कंडोन आना चाहिए था, और काफी लोग बोल रहे हैं कि एक्सीड टू आना चाहिए था। तो इसका एक्चुअली करेक्ट आंसर है एक्सीड टू। ठीक है, कंडोन नहीं है। कंडोन मतलब होता है एक्सेप्ट करना किसी चीज को ना चाहते हुए भी। यहाँ पे हैड टू एक्सीड टू, यहाँ पे प्रेसिडेंट को फाइनली एग्री करना पड़ा, एक्सेप्ट नहीं करना पड़ा। डिमांड्स को एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं किया जाता, एग्री किया जाता है डिमांड से। ठीक है, तो इसलिए इसका ज्यादा करेक्ट आंसर एक्सीड टू होना चाहिए। हाँ जी, तो फिर आते हैं हमारे थोड़े से डिबेटेबल क्वेश्चन पे, और वो है ये हमारा प्रेपोजिशंस का मैच द कॉलम। तो अगर देखा जाए तो वैसे तो ये क्वेश्चन या तो ड्रॉप कर देना चाहिए या फिर इसका बोनस मिल जाना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को हमारे हिसाब से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफी डाउटफुल है सब कुछ। जैसे अगर आप देखें तो ये जो डी वाला जो सेंटेंस था, इट वुड बी रॉन्ग टू मिस्टेक हिज डिफिडेंस डैश हिज एरोगेंस और कोल्डनेस। तो भाई यहाँ पे जो है क्या आना चाहिए था? हम जब किसी चीज को कुछ और समझ लेते हैं, हम जब किसी एक चीज को कुछ और समझने की गलती कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आई हैड मिस्टेकन दिस फॉर दैट। तो हमेशा उस केस में हम फॉर यूज करते हैं। तो अगर देखा जाए तो डी के साथ हमारा आना चाहिए आंसर, क्या आना चाहिए? फॉर। तो 3 आना चाहिए। सॉरी फॉर दिस। हाँ, तो ठीक है, तो डी के साथ हमारा क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो डी के साथ 3 इसमें है और इसमें है, तो हमारे ये दोनों ऑप्शन बी और सी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब बच रहे हैं हमारे ए और सी। ठीक है, अब ए और सी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा देख लेते हैं। ए में भी 4 है, सी में भी 4 है, तो ये भी अब कंफ्यूजन हट गया। अब बच रहे हैं बी और सी। तो देखते हैं। आई जस्ट डोंट फील एनी एफिनिटी डैश हिज प्रोज स्टाइल, इट्स टू कॉस्टिक। मतलब मुझे उसके प्रो स्टाइल में कोई एफिनिटी है नहीं, काफी कॉस्टिक, काफी एसिडिक टाइप का अजीब सा है उसका लिखने का तरीका। ठीक है, तो अब बी और सी में हमारा एक्चुअली आना चाहिए क्या चाहिए? एक्चुअली जो मैंने हमसे आंसर निकाला है उसमें निकाला है मैंने ऑप्शन ए। तो बी का मैंने यहाँ पे लिया है 1। तो एफिनिटी विथ बी होता है, एफिनिटी टू भी होता है, अलग अलग यूजेज है हर चीज का। ठीक है, अब बच रहा है ऑप्शन जो सी वाला जो स्टेटमेंट है वो, हर आइडियाज आर नॉट एट ऑल डिसिमिलर, नॉट एट ऑल डिसिमिलर टू माइंड। ठीक है, हम जब कंपेयर करते हैं दिस इज सिमिलर टू दैट, तो वैसे ही डिसिमिलर टू करके होता है। तो कायदे से इसका आंसर ऑप्शन ए ही आना चाहिए भाई। अब देखते हैं एग्जाम से हमको एनटीए के द्वारा जो आंसर की मिलती है उसमें क्या मिलता है, बट हो सकता है इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया जाए या फिर इसमें एम्बिग्विटी के चांसेस भी हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं और कौन सा क्वेश्चन है ऐसा। तो आप देख सकते हैं बाकी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। तो अगर देखा जाए तो ये जो 50 क्वेश्चन है उसमें से आपने ऑब्वियसली कोई भी 40 सॉल्व किए होंगे। अब जो आपने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आई एम वेरी श्योर आप पे काफी वाइजली
सोच समझ के डिसाइड किया होगा कि आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक चीज और जो हमारे पास बच्चों की कंसर्न आई है वो ये है कि आपको ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर पाने के लिए। तो काफी सारे बच्चों ने ऑन एन एवरेज 30 to 35 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए, पूरे 40 क्वेश्चन काफी सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए। ठीक है, तो वी कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड योर कंसर्न, और हमको भी इस बात का बहुत ज्यादा दुख हुआ था बच्चों कि इस तरह का जो वहां पे मिसकंडक्ट हुआ है, जो आप लोगों को प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया, मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम एंड एवरीथिंग, वो जो था वो काफी ज्यादा बुरी चीज थी ऑन द पार्ट ऑफ एनटीए। बट ऑब्वियसली हम लोग फिलहाल अभी तो कुछ नहीं कर सकते उसमें, लेकिन हाँ, हमको ऐसा लगता है कि भाई इन चीजों को कंसिडर करके अगर एनटीए जो कट ऑफ निकालेंगे, जो कट ऑफ अलग अलग कॉलेजेस के निकलेंगे, वो काफी ज्यादा इन चीजों के ऊपर डिपेंड होके ही निकलने चाहिए, क्योंकि पेपर भी आपका काफी अलग पैटर्न में आया था। इस बार ग्रामर आपका बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया था और वोकैब पे बहुत ज्यादा फोकस किया था। पिछले वाले साल ग्रामर पे बहुत फोकस किया था और उसके पहले फिर से वोकैब पे ही फोकस किया था। तो यू कैन नेवर से कि भाई एनटीए के दिमाग में क्या आ रहा है और वो क्या करने वाले हैं। बट आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस वाली कैटेगरी में आते हैं। ऑल्दो अगर आपकी वोकैब अच्छी थी, अगर आप प्रिपेयर करके गए थे, तो ये भी डिफिकल्ट नहीं कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप चलो ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी, और नाउ आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो सून। सो टिल देन प्लीज टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।